नमस्कार। ब्लास्ट फर्नेस रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के इस खास विश्लेषण में आज हम उस कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे जो दुनिया के सबसे चरम औद्योगिक वातावरण को खुद को ही भस्म करने से बचाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले कैंपेन लाइफ को समझना जरूरी है। ये किसी भी फर्नेस की वित्तीय सफलता का अंतिम पैमाना होता है। ब्लोइंग इन से लेकर फाइनल शटडाउन तक का ये लंबा सफर आमतौर पर प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि फर्नेस का आंतरिक कवच यानी उसकी रिफ्रैक्टरी लाइनिंग कितनी मजबूती से टिकी रहती है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। बुनियादी सामग्री की विशेषताओं से शुरुआत करके हम फर्नेस में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए देखेंगे कि आखिर इसके अलग-अलग हिस्सों को अंदर से इतना सुरक्षित कैसे रखा जाता है। पहला हिस्सा रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का महत्व। आइए समझते हैं कि आखिर दांव पर क्या लगा है और इस लाइनिंग को किन खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। अगर गौर किया जाए तो इस रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को रोजाना कितने भयानक हमलों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ 2000 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी, तो दूसरी तरफ ऊपर से गिरने वाले ठोस पदार्थों की जबरदस्त टक्कर, फिर पिघली हुई धातु का लगातार कटाव, और इतना ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्कली वाष्प जैसे केमिकल हमले भी इस लाइनिंग को अंदर से खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरा हिस्सा, अच्छे रिफ्रैक्टरी की विशेषताएं। ऐसे जानलेवा माहौल में टिके रहने के लिए इस सुरक्षा कवच में कुछ बहुत ही खास वैज्ञानिक गुण होने चाहिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है, जिसे पोरोसिटी या सरंध्रता कहते हैं। हाई पोरोसिटी वाले मटेरियल्स इंसुलेशन बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उनके अंदर हवा फंसी होती है, लेकिन दूसरी तरफ कम पोरोसिटी वाले सघन मटेरियल्स अपनी गजब की मजबूती के लिए जाने जाते हैं और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, जो फर्नेस को ठंडा रखने वाले कूलिंग सिस्टम्स के लिए एकदम जरूरी है। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही असली खेल है। पोरोसिटी के अलावा कुछ और खूबियां भी उतनी ही अहम हैं, जैसे कि मटेरियल का फ्यूजन पॉइंट इतना अधिक होना चाहिए कि वो कभी पिघले ही ना। चाहे कितना भी वजन आ जाए, उसका आकार नहीं बदलना चाहिए, जिसे डायमेंशनल स्टेबिलिटी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, फर्नेस के अंदर बनने वाले स्लैग के साथ इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब एसिडिक स्लैग है तो एसिडिक रिफ्रैक्टरी और बेसिक स्लैग है तो बेसिक रिफ्रैक्टरी, ताकि कोरोजन यानी जंग को रोका जा सके। तो अब हम ब्लास्ट फर्नेस के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तीसरा हिस्सा, स्टैक रीजन यानी ऊपरी सुरक्षा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फर्नेस के सबसे ऊपर मुख्य दुश्मन सिर्फ आग या गर्मी नहीं है, बल्कि ऊपर से लगातार गिरने वाले भारी कच्चे माल की हिंसक टक्कर और उसकी वजह से होने वाला भयंकर घर्षण सबसे बड़ा खतरा होता है। इसीलिए बिल्कुल शीर्ष पर इन टक्करों को झेलने के लिए स्टील आर्मर यानी लोहे के कवच की आवश्यकता होती है। फिर जैसे जैसे स्टैक में नीचे उतरा जाता है, गर्मी और कार्बन मोनोऑक्साइड का असर बढ़ने लगता है। इसलिए वहां 35 से 60% तक एल्यूमिना वाली अधिक ताप प्रतिरोधी फायर ब्रिक्स का उपयोग करना पड़ता है। और नीचे चलते हैं। चौथा हिस्सा, बोश रीजन। ये टियर्स के ठीक ऊपर का हिस्सा है और यहाँ का माहौल सच में किसी आग के दरिया जैसा हो जाता है। इस बोश रीजन में रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को अचानक आग की भयंकर लपटों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पिघली हुई धातु और लिक्विड स्लैग बनता है, जो कि बेहद रिएक्टिव होता है। और ऊपर से आक्रामक अल्कली वेपर्स का हमला अलग से। ये लाइनिंग की एक बहुत ही कड़ी परीक्षा होती है। ऐतिहासिक रूप से पुरानी डिजाइनों में उच्च एल्यूमिना वाली फायर ब्रिक्स पर भरोसा किया जाता था, पर आधुनिक इंजीनियरिंग पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन ब्लॉक्स की ओर मुड़ गई है। इन ब्लॉक्स पर ग्रेफाइट की फेसिंग होती है, जो शानदार थर्मल कंडक्टिविटी और अविश्वसनीय कटाव प्रतिरोध के बीच एक एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाती है। चलिए अब फर्नेस के सबसे निचले हिस्से तक पहुंचते हैं। पांचवां हिस्सा, हर्थ रीजन और ब्रेकआउट से बचाव। यहाँ मामला सचमुच आर या पार का हो जाता है। ये आज के इस विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। हर्थ में एक ही सबसे बड़ा खतरा होता है और वो है ब्रेकआउट।
ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्षतिग्रस्त लाइनिंग की वजह से बाहर का कूलिंग पानी अंदर की पिघली हुई धातु के संपर्क में आ जाए तो एक विनाशकारी विस्फोट हो सकता है। इस महाविस्फोट को रोकना ही इस हर्थ लाइनिंग का सबसे अहम काम है। और इस ब्रेकआउट को रोकने के लिए एक पूरी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली तैनात की जाती है। सबसे आगे तेजी से हीट को खत्म करने के लिए हाईली कंडक्टिव ग्रेफाइट फेसिंग होती है। इसके पीछे मजबूत कार्बन ब्लॉक्स की मुख्य दीवार होती है और इसे और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए एल्यूमिना ब्रिक्स या सिलिकॉन कार्बाइड की एक बैकअप दीवार लगाई जाती है। एकदम पुख्ता इंतजाम। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, छठा हिस्सा, सही जॉइनिंग और कार्बन ब्लॉक। देखते हैं कि इन अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़कर एक अभेद्य ढाल आखिर बनती कैसे है। इस ढाल को लगाने के लिए पूर्ण सटीकता यानी माइक्रो लेवल प्रिसिजन की जरूरत होती है। हर्थ के फर्श पर इंटरलॉकिंग डिजाइन वाली ब्रिक्स लगाई जाती है। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लॉक्स को जोड़ते समय ज्यादा पेस्ट या जॉइनिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है, क्योंकि ये पेस्ट एक कमजोर सीमेंट की तरह काम करता है जो आसानी से कट जाता है और ब्रेकआउट का कारण बन सकता है। इसलिए जोड़ों के बीच बिल्कुल जीरो गैप होना चाहिए। कार्बन ब्लॉक्स अपने आप में एक बेहतरीन धातुकर्म कवच हैं। ये अत्यधिक न्यूट्रल होते हैं, जिससे कोई अवांछित रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन ब्लॉक्स के इस्तेमाल से दीवारें पतली बनाई जा सकती हैं। दीवार पतली होने का सीधा मतलब है फर्नेस के अंदर का उपयोगी वॉल्यूम बढ़ जाना, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। ये सच में एक कमाल का इंजीनियरिंग हैक है। लेकिन जाहिर है इन शानदार फायदों के साथ एक बड़ी वित्तीय लागत भी जुड़ी होती है। कार्बन ब्लॉक्स सुरक्षा और वॉल्यूम तो बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी सामग्री की लागत बहुत अधिक होती है। साथ ही टैप होल्स के पास भाप या गैस बनने का थोड़ा रिस्क भी बना रहता है। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, क्या भविष्य में मटेरियल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा जो इन फर्नेस की कैंपेन लाइफ को वर्तमान सीमाओं से कहीं आगे ले जाए? कार्बन तकनीक की उच्च लागत के बावजूद क्या आगे कोई और सुरक्षित और मुनाफेदार विकल्प निकल कर आएगा? ये सच में एक सोचने वाला विषय है जिस पर पूरी इंडस्ट्री की नजरें टिकी हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।